नमस्कार, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से वेलकम है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम लोग पंच परमेश्वर के बारे में जानेंगे और ये क्लास 12 के 50 मार्क्स हिंदी का जो गद्य खंड है उस गद्य खंड का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर लिखा हुआ है प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद एक जाने माने उपन्यासकार और कहानीकार है। तो आइए जानते हैं पंच परमेश्वर के बारे में। और एक और चीज़ जान लीजिए कि पंच परमेश्वर जो चैप्टर है, ऐसे ही आपके किताब में गद्यखंड के कुल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से किसी एक चैप्टर का सारांश लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है 7.5 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया है। तो आइए जानते हैं पंच परमेश्वर के बारे में। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं लेखक परिचय, क्योंकि सिलेबस में आप लोगों को बताया गया था कि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लेखकों के बारे में या फिर उनकी कृतियों के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 जुलाई 1880 को। और ये क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चन आ ही गया था कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में जगह है वाराणसी। वाराणसी शहर में वहाँ से 6 मील दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है, लमही गांव। और उसी लमही गांव में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था प्रेमचंद का। ठीक है, तो याद कर लीजिए, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में लमही गांव में हुआ था। ठीक है, और प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। निर्मला, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। और कहानी भी बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, जिनका एक कहानी आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रेमचंद का निधन जो हो गया 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये जो पंच परमेश्वर पाठ है इसका सारांश क्या है, समरी क्या है। आपको आपका जो बुक है उस बुक को आप लोग एक बार बुक से जो कहानी है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपको सारांश समझने में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस सारांश को आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपियों में, और जो कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है 7.5 नंबर का। ओके, तो आइए जानते हैं इसका सारांश। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मित्र थे। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा था। समझिए तो दोनों के दोनों एकदम जिगरी दोस्त थे, है ना। जुम्मन कहीं जाता तो अलगू चौधरी घर संभालते थे, और अलगू चौधरी कहीं जाते थे तो उनका घर जुम्मन शेख के हवाले होता था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी भी थी, और उस बूढ़ी मौसी का इस दुनिया में कोई नहीं था जुम्मन के सिवाय। मीन्स बूढ़ी मौसी का केवल और केवल एक जुम्मन ही सहारा थे, बाकी उनका जो है दुनिया में कोई नहीं था उनका सहारा। जैसे कहते हैं ना, बुढ़ापे की लाठी एकमात्र सहारा, मुहावरा है बुढ़ापे की लाठी। तो जुम्मन के सिवाय मौसी का दुनिया में और कोई नहीं था। जुम्मन को लालच भी थी, क्योंकि संपत्ति जो थी मौसी की वो जुम्मन अपने नाम करा लेना चाहता था। मौसी का ज़मीन जायदाद जो है जुम्मन अपने नाम करा लेना चाहता था। और जब तक संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं थी तब तक मौसी की खूब खातिरदारी होती थी, खूब आवभगत होता था। समझिए तो मौसी के लिए पुए पकवान के वर्षे भी होते थे। मीन्स बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती थी। लेकिन जब मौसी ने जो है अपनी खेत
और अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम जब लिख दी तब खातिरदारी में कमी होने लगी, क्योंकि सीधा सा बात है कि उनका जो है काम निकल चुका था, तो खातिरदारी में कमी तो होनी ही थी। और अंततः एक दिन ऐसा भी आया कि मौसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा, मेरा जीवन बसर नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि मौसी को उसकी जो जुम्मन की पत्नी थी वो भोजन तो देती ही थी, साथ में साथ दो चार बातें भी कह देती थी। अब आखिरकार में भाई पत्नी का मामला था, जुम्मन जो है अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा था। तो मौसी ने कहा कि तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, कुछ रुपए दे दो और मैं अपना जो है पका खा लूँगी, मैं अपना बना लूँगी, तुम्हारे साथ मेरा गुजर नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? तब जुम्मन ने मौसी से कहा कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं? अब एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं, ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसलिए आपको जो जो चैप्टर है पंच परमेश्वर उसको बारीकियों से पढ़ना पड़ेगा। जुम्मन ने कहा कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं। ये बात मौसी को बहुत बुरा लगा। जुम्मन को मौसी ने धमकी दिया कि भाई अगर ऐसा है तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। और जुम्मन को किसी से डर नहीं था, क्योंकि गांव में उसने सोचा कि भाई मुझसे दुश्मनी मोलने की हिम्मत किसमें है। आखिरकार में मौसी ने दौड़ धूप की और पंचायत बैठाई मौसी ने अलगू चौधरी को, जो कि जुम्मन का दोस्त ही था, उसी को सरपंच चुना गया। अलगू चौधरी ने कहा कि जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच ना बनाओ। भाई सरपंच अगर वो बनेगा तो दोस्ती में दरार आ जाएगी ना, तो इसलिए अलगू ने कहा कि मुझको मित्र मत, वो मेरा मित्र है तो इसलिए मुझे सरपंच मत बनाओ। तब मौसी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, भावुक होकर के कहा कि देखो, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, कोई अपना धर्म नहीं बेच सकता। दोस्ती दोस्ती के जगह पे है और तुम सरपंच हो तो तुम अपने जगह पे हो। तुम जो है दोस्ती के लिए अपने दोस्त का पक्ष थोड़े लोगे। तो इसलिए मौसी ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया और मौसी ने यह भी कहा कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन। समझिए तो पंचों के दिल में खुदा का वास होता है, खुदा बसता है पंचों के दिल में, और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा के तरफ से निकलती है। मौसी की ये सब जो बातें थी, ऐसी बातें सुन करके अलगू चौधरी का सोया हुआ ईमान जाग गया और आखिरकार में अलगू चौधरी अपना उसने फैसला सुनाया। और फैसला जो था वो सीधा सीधा जुम्मन के पक्ष में नहीं था, और उसी दिन से वो फैसला सुनते ही जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। वो जानी दुश्मन बन गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कुछ दिन बाद, अब जुम्मन तो मौका खोज रहा था ना कि देखते हैं कब अलगू से भेंट होती है, भाई मुझे भी तो कभी ना कभी मौका मिलेगा ही। कुछ दिन बाद क्या हुआ, अलगू ने बैलों की नई जोड़ी खरीदी थी। तो दोनों बैल मजबूत थे, कमाऊ भी थे, लेकिन भाग्य खराब था और महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बैल मर गया उसका। अलगू का एक बैल मर गया। अब आप ही बताइए कि अलगू जो है वो एक बैल लेकर के क्या करता। तो उसने क्या किया कि उसने समझू साहू को वो एक बैल बेच दिया, और 1 महीने में समझू साहू ने कहा कि मैं तुमको 1 महीने में बैल का दाम चुका दूंगा। ठीक है, मीन्स 1 महीने में उसने बैल का दाम चुकाने का वादा किया। और एक दिन क्या हुआ कि अभी महीना जो है पूरा होने वाला था, वो दाम चुकाने ही वाला था कि समझू साहू ने बैल पे दूना बोझ लाद दिया, दुगना बोझ लाद दिया। समझिए तो कई कोड़े भी मारे बैल को, और बैल ने जोर लगाया आगे बढ़ने के लिए,
लेकिन बैल की शक्ति ने जवाब दे दिया और बैल जमीन पर गिर गया और मर गया। अब अलगू जो है जब अपने बैल का दाम मांगता तो भाई समझू साहू जो है वो उसको देने से मना कर देता, वो उसको भला बुरा करने लगता, जली कटी सुनाने लगता और हार करके अलगू चौधरी को क्या करना पड़ा, पंचायत बुलानी पड़ी। अब जो है समझू साहू ने सोचा कि अलगू चौधरी ने भाई उस समय पंचायत की थी तो जुम्मन जो है उससे तो उसका झगड़ा हुआ है और वो जो है जब भी पक्ष लेगा तो मेरा ही लेगा, उससे बदला तो जरूर चुकाएगा। इसलिए समझू साहू ने जानबूझकर जो है अलगू को सरपंच चुना, सरपंच बना दिया। और जब जो है सरपंच के पद पे बैठा जुम्मन, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, सच में सरपंचों के दिल में खुदा बसता है और ऐसा ही हुआ कि जुम्मन का मन ही बदल गया। उसने अपना पूरा का पूरा पुराना बैर भुला दिया, पुरानी दुश्मनी उसने भुला दी और आखिरकार में उसने फैसला सुनाया कि समझू साहू को बैल का पूरा पैसा चुका देना होगा, क्योंकि जिस वक्त बैल खरीदा गया था उसे कोई बीमारी न थी, उस समय उसको कोई बीमारी नहीं थी। और ये न्याय सुनकर के जो जनता थी वो जय जयकार करने लगी, वो कहने लगी पंच परमेश्वर की जय। और तब जाकर के जुम्मन जो है अलगू से गले लिपट कर बोला कि मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का मित्र होता है और ना ही दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। दोनों उस दिन से फिर दोस्त बनकर रहने लगे और यही थी पंच परमेश्वर की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो के बाद जो है मेरा एक और वीडियो इसी पे आधारित आएगा। पंच परमेश्वर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम के पैटर्न बदल रहे हैं। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन कभी कभी साल किसी साल पूछे जाते थे, लेकिन देख रहे हैं कि इधर जो है लगातार 1-2 साल से क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इन चैप्टर का समरी तो देखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो है उसमें के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब किस साल क्या आ जाए, तो आपको क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन पे बना वीडियो ज़रूर देखें और घबराएं नहीं, थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। एक वीडियो बनाने में जो है मुझको कुछ पढ़ना पड़ेगा इन चैप्टर को, तब जा कर के समरी करनी पड़ेगी या फिर अर्थ निकालना पड़ेगा, उसको टाइप करना पड़ेगा, फिर जा कर के वीडियो बनेगा। तो घबराइए मत, आपका कोर्स पूरा किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।